नमस्कार साथियों। आज हमारी क्लास रहेगी डीसी जनित्र की भाग 2। भाग 1 में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र। भाग 2 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्व उत्तेजित डीसी जनित्र के बारे में। तो स्व उत्तेजित डीसी जनित्र जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। पहला स्व उत्तेजित डीसी जनित्र 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है वो डीसी सीरीज जनित्र है अर्थात श्रेणी डीसी जनित्र, और दूसरा जो प्रकार है वो है शंट डीसी जनित्र अर्थात समांतर डीसी जनित्र, और तीसरा जो प्रकार है वो कंपाउंड डीसी जनित्र। सबसे पहले जो भाग देखेंगे हम वो है डीसी सीरीज जनित्र। डीसी या सीरीज डीसी जनित्र, इसे हिंदी में श्रेणी डीसी जनित्र भी कहते हैं। अब इसका मैं आपको सबसे पहले परिपथ डायग्राम बताता हूँ। तो ये है डीसी सीरीज जनित्र का परिपथ आरेख, जिसमें जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होगी, और फिर इसे हम लोड से संयोजित कर देंगे। अर्थात जो ये वाइंडिंग है ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहलाएगी, क्योंकि ये आर्मेचर के श्रेणी में अर्थात सीरीज में कनेक्ट है, इसलिए इसे हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। और ये है हमारा आर्मेचर, इसे हमने लोड के साथ संयोजित कर दिया है। अब देखते हैं हमारे जो ये फील्ड वाइंडिंग है वो कैसी होती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग, तो ये हमारे मोटे तार से बनाई जाती है। मोटा तार, इसमें जो टर्न्स की संख्या होती है अर्थात लपेटें होती है वो कम होती है। लपेटें कम, व अगर इसका मोटा तार है तो आप जानते हो कि R बराबर R व्युत्क्रमानुपाती आता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना हम मोटा तार रखेंगे उतना प्रतिरोध कम होगा। तो मोटा तार है इसलिए इसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम। अब ये प्रतिरोध हम इसका कम क्यों रखते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले हम देखते हैं इसके सूत्र बनाते हुए। तो अब इसमें जो ये जनित्र है, अब ये विद्युत धारा हमें देगा अर्थात विद्युत ऊर्जा हमें प्रदान करेगा, क्योंकि ये यांत्रिक ऊर्जा हम इसको देंगे जिससे ये हमको विद्युत ऊर्जा प्रदान करेगा। तो इसमें जो बहने वाली धारा है, वो आर्मेचर धारा होगी। ये हमारी होगी IA अर्थात आर्मेचर धारा। और जो फील्ड में से बहने वाली धारा है वो फील्ड धारा कहलाएगी अर्थात IF। और जो लोड में रहेगी वो लोड धारा कहलाएगी अर्थात IL। अब इस जनित्र के लिए कौन सा जनित्र है? डीसी सीरीज जनित्र। अब डीसी सीरीज जनित्र के लिए हम देखते हैं आर्मेचर धारा, फील्ड धारा और लोड धारा तीनों का मान समान रहेगा। अब ये क्यों रहेगा? क्योंकि ये हमारे पास श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तीनों श्रेणी में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी परिपथ में आपको पता है कि जो धारा होती है उसका एक ही मार्ग होता है। इन सब धाराओं का एक ही मार्ग है, इसलिए सभी का मान समान रहेगा। तो IA बराबर फील्ड धारा और लोड धारा अर्थात लोड धारा, फील्ड धारा और आर्मेचर धारा तीनों बराबर रहेगी। अब बात करते हैं इसमें उत्पन्न होने वाले वोल्टेज की अर्थात EG, जिसे हम जनरेटिंग EMF कहते हैं। तो जनरेटिंग EMF हम जो ज्ञात करेंगे वो किरचॉफ के द्वितीय नियम अर्थात वोल्टा नियम से ज्ञात करेंगे। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है? किसी बंद परिपथ में होने वाले वोल्टेज ड्रॉपों का कुल योग प्राप्त होने वाले विद्युत स्रोत के विभव के बराबर होता है। तो यानी हमें इससे वोल्टेज हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा वो कुल वोल्टेज होगा। EMF जो बन रहा है, EMF या वोल्टेज जो भी बन रहा है यहाँ पे वो कुल वोल्टेज होगा। और इन दोनों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और इस पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि इसका भी आर्मेचर भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, भले से वो 1 ओम या 1 ओम से कम ही हो, पर कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो इन तीनों के वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर आएगा इसका कुल वोल्टेज ड्रॉप जो ये उत्पन्न करेगा। तो EG जो है इसके वोल्टेज ड्रॉप और इसके वोल्टेज ड्रॉप का योग होगा, क्योंकि हम किरचॉफ का द्वितीय नियम यूँ लगाएंगे।
या आप यूँ भी लगा सकते हैं, तो आप इनको जोड़ेंगे बस, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे इन तीनों में, उनका योग ही कुल वोल्टेज आएगा हमारे पास, जो उत्पन्न करेगा आर्मेचर। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने एक सूत्र पढ़ा है ओम के नियम से कि V जो होता है वो आई आर अर्थात धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है वोल्टेज। तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है हमें, तो इसमें जो बहने वाली धारा है आर्मेचर में, वो आर्मेचर धारा अर्थात आई ए, तथा आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो आर ए कहलाएगा, अर्थात आई ए और आर ए। और ये जो गुणनफल है वो हमारा आर्मेचर पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा। ये हो गया। प्लस अब जो इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा लोड पर, वो वी एल कहलाएगा, जिसे हम वी एल से प्रदर्शित करते हैं। प्लस इसका वोल्टेज ड्रॉप, अब इसमें बहने वाली धारा कौन सी है? आई ए या आई एफ, फील्ड धारा या आर्मेचर धारा, क्योंकि फील्ड धारा और आर्मेचर धारा दोनों का मान समान है, इसलिए हम कोई सी भी धारा मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं इसमें आर्मेचर धारा बह रही है, और इसका जो प्रतिरोध है वो आर एस ई है, आर ए सी। इसका जो था वो आर ए था अर्थात आर्मेचर प्रतिरोध, इसका जो था सीरीज फील्ड प्रतिरोध, सीरीज का प्रतिरोध आर ए। तो इसमें जो आई ए इंटू आर एस ई अर्थात इसका वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा हमारे पास इस सूत्र से, आई ए और आर ए सी, क्योंकि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ही वोल्टेज कहलाता है। तो ये जो सूत्र आया हमारे पास ईजी उत्पन्न करने का, उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात करने का, वो है आई ए आर ए प्लस वी एल प्लस आई ए आर एस ई। अब इसमें से हम आगे सोल्व करते हैं इसे, तो ईजी बराबर वी एल को हम पहले लिख लेते हैं, प्लस इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। यहाँ पे जो धारा हमने ली है वो आर्मेचर धारा ली है, क्यों? क्योंकि हम फील्ड धारा भी ले सकते थे, पर फील्ड धारा और आर्मेचर धारा दोनों का मान समान है, इसलिए हम कोई सी भी धारा ले सकते हैं, और लोड धारा भी समान ही है, इसलिए हम कोई सी भी धारा ले सकते हैं। तो आई ए को हम कॉमन लेंगे, कोष्टक, इधर बचा आर ए प्लस इधर बचा सीरीज का प्रतिरोध आर एस ई। तो ये जो सूत्र आएगा हमारे पास उत्पन्न होने वाले वोल्टेज का, ये सूत्र आ जाएगा। अब हम देखेंगे डीसी सीरीज जनित्र का विशेषता वक्र, और इसके जो अभिलक्षण वक्र हम देखेंगे, अभिलक्षण वक्र, और डीसी सीरीज जनित्र का जो हम अभिलक्षण वक्र देखेंगे वो होगा बाह्य अभिलक्षण वक्र अर्थात ईसीसी, ईसीसी अर्थात बाह्य अभिलक्षण वक्र। तो इसका हम बाह्य अभिलक्षण वक्र बनाते हैं, जो किस किस के मध्य बनेगा? टर्मिनल वोल्टेज अर्थात V के मध्य, जिसे हम VL भी कह सकते हैं या V भी कह सकते हैं, VL व लोड धारा के मध्य अर्थात IL के मध्य, इनके मध्य ये हमारा ECC बाह्य अभिलक्षण वक्र बनेगा। तो इसको हम बनाते हैं अब। तो ये हमारा IL और ये है हमारा VL, अर्थात ये टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज भी कह सकते हैं, और इसे लोड धारा। तो हमारा जो इसमें वक्र प्राप्त होगा वो इस प्रकार का प्राप्त होगा, इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब ये इस प्रकार का क्यों प्राप्त हुआ मैं आपको समझाता हूँ। ये लोड धारा है, अब इसमें लोड धारा बढ़ाएंगे, अब इसमें से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, इसमें से धारा उत्पन्न हुई, धारा गई और इसमें चुंबकीय, ये चुंबकीय कुंडली है, ये जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी उसमें आती है, उसमें आई ये चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाएगी। जैसे जैसे इसमें धारा का मान बढ़ेगा चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था पहले, एन जो है ई जनरेटिंग ईएमएफ और फाई के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है, अर्थात ये सूत्र मैंने आपको बताया था, एन समानुपाती ई जी अपॉन फाई। तो यदि इसमें चुंबकीय फ्लक्स, इसमें धारा ज़्यादा जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स अधिक बनेगा, और चुंबकीय फ्लक्स क्यों अधिक बनेगा? क्योंकि मैंने अधिक आपको बताया कि किसी भी कुंडली में यदि धारा का प्रवाह होता है तो वह चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात उसमें से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई, वो समानुपाती होता है आई के। वो किसके समानुपाती होता है? आई के, अर्थात धारा के। अर्थात जितनी धारा ज़्यादा जाएगी उसमें
उसमें उतना ही चुंबकीय फ्लक्स अधिक बनेगा। तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स अधिक बनेगा, तो आप इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स यदि अधिक बनता है, हम चुंबकीय फ्लक्स को इधर ले आते हैं और एन को नीचे रख देते हैं, अर्थात फाई समानुपाती Eg अपॉन एन। तो चुंबकीय फ्लक्स यदि ज़्यादा बनेगा तो हमारे पास प्राप्त उत्पन्न वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, अर्थात जितना ज़्यादा धारा जाएगी उसमें उतना ही चुंबकीय फ्लक्स अधिक बनेगा, और चुंबकीय फ्लक्स अधिक बनेगा उतना ही हमारे पास उत्पन्न होने वाला वोल्टेज भी अधिक रहेगा, उतना ही अधिक रहेगा। तो इस प्रकार यदि हम जैसे जैसे लोड धारा को बढ़ाते हैं, लोड धारा या इसे हम आई एफ फील्ड धारा या इसे ही हम आर्मेचर धारा भी कह सकते हैं, क्योंकि इधर तीनों का मान समान है, आपको बता रखा है मैंने। तो इसमें जैसे जैसे हम लोड धारा या फील्ड धारा को बढ़ाते हैं तो टर्मिनल की वोल्टेज है वो भी बढ़ता है, क्योंकि हमारे पास उत्पन्न होने वाला वोल्टेज बढ़ेगा, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनकी वजह से थोड़ा कम हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा कम प्राप्त होगा। जितना ये उत्पन्न करता है उतना हमें लोड पर वोल्टेज प्राप्त नहीं होता, उससे थोड़ा कम प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिससे कुछ वोल्टेज यहाँ पे इन दोनों पे नष्ट हो जाता है और हमारे पास इस वोल्टेज से कम प्राप्त होता है लोड पर वोल्टेज। पर जैसे जैसे हम धारा बढ़ाएंगे चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, इसका वोल्टेज थोड़ा और बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त होगा। अर्थात हम देखते हैं लोड धारा बढ़ाने पर हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त होता है। अब आपको बताता हूँ एक चीज़, ये जाके यहाँ पे ग्राफ सीधा क्यों हो गया? तो ये सीधा इसलिए हुआ है, ये चुंबकीय संतृप्ति का गुण है। चुंबकीय संतृप्ति का गुण मैंने आपको बताया था कि यदि किसी पदार्थ को हम चुंबकित करते हैं अर्थात चुंबक बनाते हैं, तो वह चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उसको चुंबकित बनाने लगे, तो वो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो इससे ज़्यादा और चुंबकित नहीं हो सकता, तो वो स्थिति चुंबकीय संतृप्ति कहलाएगी। तो जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो हमारे कास्ट स्टील या कास्ट आयरन की रोड पर, अर्थात कास्ट स्टील की एक छड़ होती है उस पर की जाती है। तो वो उसमें एक ऐसा गुण होता है अवशिष्ट चुंबकत्व का, जिसके कारण ये संतृप्ति प्राप्त कर लेती है अपनी। तो ये कुछ चुंबकित होने के बाद ऐसी स्थिति में प्राप्त हो जाती है जो अधिक चुंबकित नहीं हो सकती, तो ये चुंबकीय संतृप्ति को प्राप्त कर लेती। इस कारण इसका जो वोल्टेज है वो नियत हो जाता है बाद में जाके, परंतु ये परिवर्तित वोल्टेज, अर्थात इसमें जब जब लोड धारा बढ़ाएंगे हम टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा और संतृप्ति के बाद ये समान रह जाएगा। अब बाएं अभिलक्षण वक्र तो हमने देख लिया, परंतु आप सोचेंगे कि मैंने ये जो यहाँ से क्यों शुरू किया, ये ग्राफ यहाँ से क्यों शुरू किया, इसको जीरो से क्यों नहीं शुरू किया? ये जीरो से शुरू होना चाहिए था, परंतु ये जो है वो हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व। अब ये अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, तो आप इसे देखते हैं हम अवशिष्ट चुंबकत्व को। तो ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है जो हमारे कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की छड़ पर की जाती है। हमने इसे कास्ट स्टील या कास्ट आयरन की छड़ पर करी दी, उसके बाद हमने इसको सप्लाई दी, इससे ये चुंबक बन गई, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने लगी। अब उसमें से हम जो धारा हमने प्रवाहित की है उसको हम हटा लेते हैं, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ चुंबक का गुण शेष रह जाता है, शेष रह गया, यही चुंबकत्व, शेष चुंबकत्व को हम अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। तब ये क्या काम आता है और ये क्यों जरूरी है? इसके बिना हमारा जनरेटर स्टार्ट नहीं हो सकता, अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना। अब क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने देखा था पृथक उत्तेजित जनित्र में हम इस वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग को, भाग 1 में हमने जो पृथक उत्तेजित जनित्र पढ़ा था उसमें फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से सप्लाई दे रहे थे। अलग से सप्लाई देने की वजह से हमें इसमें जो धारा थी अपने आप दूसरे बाह्य विभव के स्रोत से हमारे पास इसमें धारा प्रवाहित की जाती थी, परंतु इसमें हमने कोई भी बाह्य विभव स्रोत नहीं लगाया है, अर्थात इसमें जो धारा प्रवाहित होगी इसी के कारण होगी, आर्मेचर के कारण। अब मान लीजिए हमारे पास इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अभी मान लीजिए नहीं हो रही, तो इसमें कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं बनेगा, क्योंकि फाई जो है आई के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसमें जब धारा ही नहीं होगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी नहीं बनेगा। तो ये जो आर्मेचर है इसे हम घुमा रहे हैं और ये कुछ भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, और चुंबकीय फ्लक्स नहीं है तो वो किसको काटेगा? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को काटने पर ही ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो इसमें अगर चुंबकीय फ्लक्स ही नहीं होगा तो ये किसको काटेगा?
तो अब देखते हैं हम अवशिष्ट चुंबकत्व का कार्य क्या होता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व इसमें रहेगा। तो मान लीजिए इसमें हमने धारा दी, तो ये कितना वेबर उत्पन्न करता है, मान लीजिए ये 20 मिली वेबर या 20 मिली वेबर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। अब मान लीजिए इसका अवशिष्ट चुंबकत्व जो है, अवशिष्ट चुंबकत्व वो 3 मिली वेबर है, 3 मिली वेबर है। तो ये जो 3 मिली वेबर चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, तो इससे इसमें थोड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा ही मगर परंतु कुछ ना कुछ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर धारा जाएगी, तो चुंबकीय फ्लक्स इसमें बढ़ेगा। फिर जैसे इसको घुमाएंगे हम, तो फिर ये और ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स जो जिसमें धारा जाने के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स थोड़ा ज़्यादा हुआ उसको काटेगा। फिर इसमें थोड़ा सा विद्युत वाहक बल ज़्यादा उत्पन्न होगा, फिर धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। परंतु शुरुआत में जो अवशिष्ट चुंबकत्व का जरूरत पड़ी, उसके बिना हम इसको स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए इसमें चुंबकीय अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है, तो ये किसको काटेगा बिना चुंबकीय फ्लक्स। तो इसके लिए इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का होना अनिवार्य है, तभी हमारा जनित्र काम करेगा। तो इसमें जो मैंने आपको ये यहाँ से जीरो से न शुरू करके थोड़ा ऊपर से शुरू किया है, क्यों? क्योंकि इसमें जीरो शून्य अवस्था में अर्थात नो लोड पर भी ये जो डीसी सीरीज जनित्र है वो कुछ ना कुछ ईएमएफ उत्पन्न करता है, और उसका मान 2 वोल्ट होता है। उसका मान 2 वोल्ट होता है, या शून्य भी कह सकते हैं। कई कई परीक्षाओं में इसका आंसर शून्य भी दिया गया है, पर इसका शून्य न होकर 2 वोल्ट होता है। तो 2 वोल्ट उत्पन्न होता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा ऊपर से शुरू किया है। तो ये है हमारा इसलिए अवशिष्ट चुंबकत्व, और अवशिष्ट चुंबकत्व का कार्य भी आप अब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम इसमें जो फील्ड वाइंडिंग हमने यूज की है उसमें हम प्रतिरोध को कम क्यों रखते हैं। अब देखते हैं इसमें हम प्रतिरोध कम क्यों रखते हैं और मोटा तार और कम लपेटे क्यों लेते हैं। मोटा तार और कम लपेटे का अर्थ है प्रतिरोध कम रखना, तो हम कह सकते हैं इसमें प्रतिरोध कम क्यों रखा जाता है। तो इसमें मान लीजिए ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है जो, अब इसमें प्रतिरोध कम है, पर हम मानते हैं इसमें प्रतिरोध ज़्यादा है। अभी मान के चलिए इसमें प्रतिरोध ज़्यादा है, तो यदि हमने ये घुमाया, हमारा आर्मेचर को हमने घुमाया यांत्रिक ऊर्जा देके, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हुई, पर इसका प्रतिरोध ज़्यादा है। प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसमें से कम मान की विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसलिए ये चुंबकीय फ्लक्स को कम करेगा, कम उत्पन्न करेगा। तो इसके कारण ये कम चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, तो इसमें विभव जो उत्पन्न होने वाला विभव है वो कम हो जाएगा। तो इसमें जो प्रतिरोध है इसका मान अगर यदि हम ज़्यादा रखते हैं तो इसमें से विद्युत धारा का मान कम हो जाता है, और उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स का मान घट जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मान घटने से हमारे जो ईजी है अर्थात उत्पन्न वोल्टेज है वो भी घट जाता है, इसलिए हम इसका मान प्रतिरोध का कम ही रखते हैं। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध इसलिए कम रखा जाता है। तो ये एक बार बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है डीसी सीरीज जनित्र में, जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसका प्रतिरोध कम क्यों रखा जाता है। तो इसलिए रखा जाता है क्योंकि उत्पन्न होने वाला वोल्टेज घटे ना, ताकि वो बढ़ता रहे, क्योंकि इसमें से जब धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा काटेगा, और उसके कारण ये जो उत्पन्न होने वाला वोल्टेज है वो भी बढ़ता रहेगा। तो इस कारण हम फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कम रखते हैं। अब देखते हैं हम डीसी सीरीज जनित्र की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले जो विशेषता आती है वो आती है इसकी लोड परिवर्तन होने पर टर्मिनल वोल्टेज में भी परिवर्तन होता है। इसमें जो लोड परिवर्तन होगा, हमने देखा लोड परिवर्तन आता है लोड धारा में परिवर्तन। तो लोड धारा हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ऐसे ही वीएल का मान भी बढ़ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज का मान भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम लोड परिवर्तन होने पर टर्मिनल वोल्टेज भी परिवर्तित होता है, और कैसा परिवर्तित होता है, उसके साथ समानुपाती रूप से बढ़ता है। तो लोड परिवर्तन पर टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लोड बढ़ रहा है तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज या वीएल लोड वोल्टेज भी बढ़ेगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें शून्य लोड पे, या हम कह सकते हैं नो लोड पर
टर्मिनल वोल्टेज अर्थात वीटी का मान 2 वोल्ट, या कई कई परीक्षा में इसका मान 0 भी लिखा गया है। तो नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज का मान 2 वोल्ट या 0 होता है, 2 वोल्ट या 0 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डीसी सीरीज जनित्र को। डीसी सीरीज जनित्र को हमेशा लोड के साथ चालू करना चाहिए, लोड के साथ चालू करना चाहिए। अब लोड के साथ ही क्यों चालू करें, हम इसको बिना लोड के साथ क्यों नहीं चालू कर सकते, उसे समझते हैं। तो ये हमारा डीसी सीरीज जनित्र है। अब मान लीजिए हमने इसमें लोड नहीं जोड़ा, तो हमारे ये तार खुले हुए हैं, तो ये एक ओपन सर्किट हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व भी है, आर्मेचर घूम भी रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को काट भी रहा है और विद्युत धारा प्रवाहित भी हो रही है। अब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये पूरा इसमें एक बार विद्युत धारा आई और विद्युत धारा गई, इसके बाद ये वापस इसमें से वापस नहीं जा पा रही है क्योंकि हमने लोड नहीं जोड़ रखा है। तो हमने लोड नहीं जोड़ रखा है तो ये ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा, जिसके कारण फील्ड वाइंडिंग है जो अपना चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाएगी, जिसके कारण हमारा जो आर्मेचर है या जनरेटर है वो ईजी अर्थात हमारा वोल्टेज जो है उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इस कारण हमें इसे हमेशा लोड के साथ ही चालू करना चाहिए। हम लोड के साथ चालू करेंगे तो ये हमारा बंद सर्किट हो जाएगा, जिसके कारण हमारी धारा यहाँ से वापस इसमें पहुँच जाएगी, फिर इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, फिर इसमें पहुँच जाएगी, तो ये एक बंद सर्किट हो जाएगा। तो इस कारण हमें डीसी सीरीज जनित्र को हमेशा लोड के साथ ही चालू करना चाहिए। अब बात करते हैं हम डीसी सीरीज जनित्र के उपयोग की। तो डीसी सीरीज जनित्र का जो उपयोग है वो डीसी पारेषण लाइनों में बूस्टर के रूप में किया जाता है। डीसी पारेषण में बूस्टर के रूप में, बूस्टर के रूप में, और इसका उपयोग जो है ट्रैक्शन कार्यों में भी किया जाता है। ट्रैक्शन कार्यों में, ट्रैक्शन कार्यों अर्थात खिंचाव के कार्यों में, अर्थात किसी चीज़ को हमें उठाना है या खींचना है तो उस कार्यों में भी हम डीसी सीरीज जनित्र का उपयोग करते हैं। और बूस्टर के रूप में का मतलब है अर्थात किसी जो डीसी पारेषण में अर्थात कोई में किसी डीसी पारेषण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है तो उसे कम करने के लिए अर्थात उसे कम करके वोल्टेज बढ़ाने के लिए उसे कहते हैं बूस्टर। जो डीसी पारेषण में वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है और डीसी वोल्टेज को बढ़ाता है उसे बूस्टर कहते हैं। तो उसमें डीसी सीरीज जनित्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डीसी शंट जनित्र। डीसी शंट जनित्र अर्थात डीसी समांतर जनित्र। तो इसका मैं आपको पहले डायग्राम बताता हूँ। यह है हमारा डीसी शंट जनित्र का परिपथ आरेख। तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। फील्ड वाइंडिंग हमारे डीसी शंट जनित्र में आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है और ये दोनों लोड के भी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये लोड है हमारा जिसके साथ मैंने डीसी शंट जनित्र को कनेक्ट कर दिया है। अब ये हमारा जो डीसी जनित्र है वो विद्युत धारा देगा। तो ये विद्युत धारा यहाँ से देगा, जो ये धारा हमारी आर्मेचर धारा कहलाएगी। ये हमारी आर्मेचर धारा कहलाएगी। ये आगे जाके दो भागों में बढ़ जाएगी। तो ये वाली जो धारा है इधर जाने वाली वो फील्ड वाइंडिंग में जा रही है तो ये फील्ड धारा कहलाएगी IF, और ये इधर जाने वाली धारा लोड में जा रही है इसलिए ये लोड धारा कहलाएगी अर्थात IL। अब देखते हैं हम इसमें धाराओं के मान के बारे में। तो इसमें हम धाराओं का मान किरचॉफ के प्रथम नियम से निकालेंगे जिसे हम धारा नियम कहते हैं। तो वो हम लगाएंगे इस बिंदु पर। इस बिंदु के लिए आप मान लीजिए ये IA है, ये आर्मेचर धारा है। तो उसमें जो किरचॉफ का प्रथम नियम था धारा नियम वो था आने वाली धाराएं बराबर
जाने वाली धाराएं, आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं। तो आने वाली धारा, इस बिंदु पर आने वाली धारा कौन सी है, आई ए, अर्थात आर्मेचर धारा, बराबर जाने वाली धाराएं, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो जाने वाली धाराएं आई एफ तथा आई एल है, इनका योग इसके बराबर होगा। ठीक है, आई एफ प्लस आई एल, आई एफ प्लस आई एल। तो इसमें हम जो आर्मेचर धारा निकालेंगे वो फील्ड धारा प्लस लोड धारा के योग से निकालेंगे। अब इस फील्ड धारा में हम आई एफ भी कह सकते हैं या आई एस एच भी कह सकते हैं या शंट फील्ड की धारा, कुछ भी कह सकते हैं। अब ज्ञात करते हैं हम प्रेरित वोल्टेज या उत्पन्न वोल्टेज, अर्थात ईजी। अब ईजी भी हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से निकालेंगे, अर्थात वोल्टा नियम से। अब हम जो इसमें वोल्टा नियम लगाएंगे इस परिपथ में, वो हम इस नियम इस लूप के लिए लगाएंगे, ये पहला लूप, ये वाला लूप के लिए। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टा नियम वही कहता है वोल्टेज ड्रॉपों का योग विभव स्रोत के बराबर होता है। तो एक तो वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा, तो इन दोनों का योग ईजी के बराबर आ जाएगा। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो पहले आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप निकालना कैसे निकालेंगे, वही ओम के नियम से, V बराबर आई आर, इसमें बहने वाली धारा आई ए है और इसका प्रतिरोध आर ए। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा आई ए इंटू आर ए, प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया इसका आर्मेचर का। अब इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, हम इसका जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ये वोल्टेज आएगा वो वी एल आएगा, क्योंकि इसमें प्राप्त होने वाला वोल्टेज ही वोल्टेज ड्रॉप है, तो वी एल आएगा इसका, ये वी एल। तो इसका जो सूत्र बनेगा ई जी बराबर आई ए इंटू आर ए प्लस वी एल बनेगा। अब बात करते हैं हम वी एल। इस वी एल को कैसे ज्ञात करेंगे, इस वी एल को ज्ञात करने हम के लिए सूत्र पढ़ते हैं। तो अब जानते हैं आप, ये फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और लोड, ये तीनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। अर्थात इस पर जो वोल्टेज आएगा, इस पर जो वोल्टेज आएगा, इस वोल्ट पर वोल्टेज आएगा, वो समान रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है। तो इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वही इस पर आएगा। तो इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें बहने वाली धारा आई एफ, इसमें बहने वाली धारा आई एफ है, और इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, आर एस एच, अर्थात शंट प्रतिरोध। इसका मतलब है शंट प्रतिरोध, आर एस एच। तो इसमें वोल्टेज, इसमें जो प्रतिरोध है वो आर एस एच है, वो बहने वाली धारा आई एफ अर्थात फील्ड धारा। तो इन दोनों का गुणनफल इसका वोल्टेज आएगा, और यही वोल्टेज इसका रहेगा क्योंकि ये समांतर क्रम में तो समान रहेगा। तो ये वी एल जो ज्ञात करेंगे हम, आई एफ इंटू आर एस एच, अर्थात इससे ज्ञात करेंगे। तो ये हैं तीनों सूत्र जिससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करते हैं। ऐसे मैंने आपको डीसी सीरीज जनित्र में भी ये सूत्र बताए हैं, इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं परीक्षा में, तो आप इसे ध्यान में रखें। अब बात करते हैं हम इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध अधिक रखा जाता है। अब पहले फील्ड वाइंडिंग को देखते हैं हम। फील्ड वाइंडिंग, तो फील्ड वाइंडिंग जो है वो लपेटे अधिक पतला तार से बनाई जाती है। पतला तार, लपेटे अधिक अर्थात टर्न्स की संख्या अधिक, इसलिए मैंने इसमें टर्न्स की संख्या भी अधिक लगाई है और डीसी सीरीज जनित्र में कम लगाई थी। लपेटे अधिक, इसलिए इसका प्रतिरोध अधिक रखा जाता है। या ये पतला तार होगा और लपेटे अधिक होगी तो ऑफिशियली इसका प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। अब इसका जो प्रतिरोध है वो अधिक क्यों रखा जाता है उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमारा आर्मेचर है, ये हमको विद्युत धारा देगा, ये विद्युत धारा देगा, इसका प्रतिरोध ज़्यादा है। इसमें हमने जो लोड जोड़ा है उसका प्रतिरोध इसके प्रतिरोध से तो कम ही होता है, इसका प्रतिरोध इसके प्रतिरोध से ज़्यादा होता है, और इसका जो प्रतिरोध है लोड का वो शंट फील्ड के प्रतिरोध से कम होता है। तो इसका प्रतिरोध कम है तो इसमें से तो विद्युत धारा जाएगी, अब इसका प्रतिरोध अधिक है तो इसमें से कम जाएगी। अब मान लीजिए हमने इसका प्रतिरोध कम ही रखा, बहुत कम रखा, तो इसमें का प्रतिरोध
यदि हम कम रखेंगे तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, अपने आप ही इसका प्रतिरोध इससे कम हो जाएगा। तो इसमें जो धारा जाएगी, अब ये धारा यूं ना मुड़ के मतलब दोनों भागों में न जाके इसमें ही पूरी धारा चल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा और इसका प्रतिरोध थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें से कम जाएगी, इसमें से पूरी धारा चल जाएगी। तो इसलिए हम इसमें से पूरी धारा न जाते हुए इसमें मिनिमम मान की ही धारा जाए और इसमें ज़्यादा धारा जाए लोड में। इसलिए हम लोड का मान थोड़ा कम कम रखते हैं, लोड का जो प्रतिरोध है वो थोड़ा कम रखा जाता है और शंट फील्ड का प्रतिरोध अधिक रखा जाता है। अब बात करते हैं हम डीसी शंट जनित्र के वक्र के बारे में। तो इसका जो वक्र है वो बाएं अभिलक्षण वक्र बनाएंगे हम, बाएं अभिलक्षण वक्र अर्थात ईसीसी। तो इसका जो बाएं अभिलक्षण वक्र है वो IL व VL अर्थात लोड वोल्टेज और लोड धारा के मध्य बनेगा। तो हम लोड धारा, इसका जो अभिलक्षण वक्र है बाएं अभिलक्षण वक्र, वो हमें ये नियत प्राप्त होगा। अब नियत क्यों प्राप्त होगा वो मैं आपको बताता हूँ, पर वो नियत रहेगा नहीं रहेगा एक तरह से, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है वो कुछ ड्रॉप भी हो जाता है, और वो किस कारण? आर्मेचर रिएक्शन व आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण, आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर प्रतिरोध के कारण कुछ वोल्टेज, पूर्ण लोड तक वोल्टेज घटता भी है, तो इसका थोड़ा जो वोल्टेज है वो कम भी हो जाता है। और ये कम क्यों होता है? आर्मेचर रिएक्शन के कारण। आर्मेचर रिएक्शन को हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे ये क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन। अभी आप ये ध्यान में रखिए कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारे पास उत्पन्न वोल्टेज हमेशा घटता है। तो शून्य से पूर्ण लोड तक हमारे पास इसका जो वोल्टेज है नियत रहता है, परंतु थोड़ा बहुत घटता है। तो अब देखते हैं हम इसका ये जो नियत है, हमारा ये ग्राफ है, क्यों ऐसा आया। तो अब देखते हैं हम, अब ये हमारा लोड है। अब मान लीजिए मैंने ये लोड है, अब इसमें से धारा प्रवाहित हुई, इसको मैंने चालू किया यहाँ से, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का, क्योंकि हमारे सारे जो डीसी जनित के जो भी प्रकार आएंगे अब विद्युत चुंबक वाले, उसमें सभी में अवशिष्ट चुंबकत्व होना जरूरी रहेगा, क्योंकि उसके होने के अगर ये नहीं होगा तो हमारा डीसी शंट जनित या डीसी जनित कोई सा भी जनित है वो काम नहीं करेगा। तो डीसी इस शंट जनित में भी अवशिष्ट चुंबकत्व होगा इसमें, तो ये चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, ये घुमाएंगे इसको, चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, ये विद्युत धारा देगा, तो इसमें से विद्युत धारा जाएगी। अब इसमें हमने लोड जोड़ देंगे, अब हमने इसमें लोड जोड़ दिया, तो इसमें से जो विद्युत धारा अब इसमें से जाएगी, क्योंकि इसका मान तो अधिक है, इसका मान अधिक था, इसको हमने पहले नहीं जोड़ा था, क्योंकि डीसी शंट जनित्र को हमको बिना लोड के ही चलाना पड़ता है। अगर हम इसमें लोड जोड़ देंगे तो ये अपना चुंबकीय फ्लक्स जो है वो स्थापित नहीं कर पाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा भी सर ये क्यों होता है। तो इसमें हम जो डीसी शंट जनित्र है उसको हम लोड के बिना ही चलाते हैं, क्योंकि हमने लोड जोड़ देंगे तो ये जो सिरा है वो ये बंद सर्किट की तरह हो जाएगा, तो इसमें से धारा प्रवाहित होगी फिर, क्योंकि इसका प्रतिरोध है कि इसमें से धारा प्रवाहित ना होके इसमें से जाएगी धारा, इसका तो अधिक है, तो इसलिए इसमें से जाए, इसलिए हम इसको ओपन सर्किट ही रखते हैं। तो इसका प्रतिरोध ओपन सर्किट में अनंत रहता है, तो इसमें से धारा नहीं जाकर इसमें से जाती है और ये अपना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित कर लेती है। चुंबकीय फ्लक्स स्थापित कर लिया, अब इसको हम घुमा रहे हैं, ये चुंबकीय फ्लक्स को काट रहा है और इसने उत्पन्न कर रहा है वोल्टेज, उत्पन्न कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद हम इसमें लोड जोड़ देते हैं, अब इसमें हमने लोड जोड़ दिया, तो अब इसमें से धारा इसमें से प्रवाहित होगी, इसमें से प्रवाहित नहीं होगी, मतलब इसमें जितनी धारा पहले चली गई अर्थात ये चुंबकीय संतृप्ति को प्राप्त कर लेगी एक ना एक बार। तो चुंबकीय संतृप्ति को प्राप्त करने के बाद हम इसमें लोड जोड़ते हैं, तो लोड जोड़ने के बाद इसमें से धारा इसमें प्रवाहित होती है, और ये चुंबकीय संतृप्ति के कारण इसमें चुंबकीय गुण बच जाता है, उसी के कारण ये चुंबकीय फ्लक्स को काटता रहता है। तो इसमें जितनी धारा चली गई वो उतनी ही रहती है, और बाकी धारा पूरी इसमें से प्रवाहित होती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है, मतलब एक बार जो धारा चली गई इसमें उतनी ही रहती है, क्योंकि इसको हम बाद में जोड़ रहे हैं, इसको पहले ही इसमें से हम धारा प्रवाहित कर देते हैं और चुंबकीय फ्लक्स स्थापित कर देते हैं। तो इस कारण हमें डीसी शंट जनित्र को भी
बिना लोड के चालू करना चाहिए, लोड के साथ इसको चालू करेंगे तो ये चुंबकीय फ्लक्स अपना स्थापित नहीं कर पाएगी, और इसी कारण ये चुंबकीय जो आर्मेचर है वो हमारा वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमको डीसी शंट जनित्र है उसको बिना लोड के चालू करना चाहिए, और इसका जो वक्र है वो नियत इसी वजह से प्राप्त होता है, क्योंकि बाद में जो धारा है वो इसी में से प्रवाहित होती है, वो इसमें से प्रवाहित नहीं हो पाती। तो इसका जो वोल्टेज है हमारे पास उत्पन्न वोल्टेज है वो उतना ही रह पाता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स नियत हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स इसमें नियत हो गया, इसमें से जितनी धारा जा रही थी उतनी चली गई, अब उतना ही चुंबकीय फ्लक्स रहेगा, इसमें ज़्यादा धारा नहीं जा पाएगी। अब तो इसमें फ्लक्स नियत हो जाएगा, तो फ्लक्स नियत हो जाएगा, इसी कारण इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो भी नियत हो जाएगा, और इसी कारण हमारे पास टर्मिनल जो लोड पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो भी नियत रहेगा। तो हमारे पास नियत रहता है, इसी कारण हमने पास सीधी रेखा प्राप्त होती है। और इसके ये सीधी रेखा भी नियत वोल्टेज प्राप्त नहीं होता, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप फिर भी हो जाता है, और वो होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण या आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। इसलिए हम आर्मेचर रिएक्शन को हम आगे इसी चैप्टर में देखेंगे। पर आप ध्यान रखिए जो डीसी शंट जनित्र जो होते हैं उनका जो वोल्टेज प्राप्त होने वाला वोल्टेज या उत्पन्न जो वोल्टेज है वो नियत होता है। अब बात करते हैं हम डीसी शंट जनित्र की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले तो जो विशेषता इसकी यही है कि इसको बिना लोड के चालू करना चाहिए। डीसी शंट जनित्र को हमेशा बिना लोड के चालू करना चाहिए। बिना लोड के चालू करना चाहिए। अब ये क्यों करना चाहिए मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि इसमें से बिना लोड के चालू करने की अगर हम लोड जोड़ देंगे तो इसमें से धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, इसका प्रतिरोध कम होता है तो इसमें से धारा प्रवाहित होगी, और इसमें धारा जाएगी नहीं तो ये चुंबकीय फ्लक्स बना भी नहीं पाएगी, और नहीं बना पाएगी तो ये किसको काटेगा, तो इसको चुंबकीय फ्लक्स बनाने के लिए बिना लोड के जोड़ेंगे, जिससे ये ओपन सर्किट हो जाएगा, इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी और पूरी धारा इसमें से प्रवाहित होगी और ये चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित कर लेगी। तो डीसी शंट जनित्र को हमेशा बिना लोड के चालू करना चाहिए। अब आती है इसकी नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो लगभग स्थिर रहता है। मैंने इसी वजह से आपको वक्र पहले पढ़ाया है कि इसमें आपको देख लीजिए आप जो लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज हमें जो प्राप्त हो रहा है वो नियत प्राप्त हो रहा है। तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज स्थिर प्राप्त होता है, स्थिर प्राप्त होता है। अब इसके हम खास पॉइंट्स की बात करते हैं। तो इसका जो खास पॉइंट्स है ये है कि इसका जो अभिलक्षणिक वक्र है, इसका जो अभिलक्षणिक वक्र है या इसकी जो अभिकल्पना है, डीसी शंट जनित की जो अभिकल्पना है या डीसी शंट जनित का जो अभिलक्षण वक्र है वो पृथक उत्तेजित जनित के समान होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आ भी चुका है कि डीसी जनित शंट जनित का जो अभिलक्षण वक्र है वो किसके समान होता है, वो पृथक उत्तेजित जनित के समान होता है। तो डीसी शंट जनित्र का अभिलक्षण वक्र या अभिकल्पना पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र के समान रहती है, डीसी जनित्र के समान रहती है, अब ये क्यों रहती है, सबसे जो खास पॉइंट्स यही है कि इसकी डीसी शंट जनित्र की अभिकल्पना डीसी पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र के समान रहती है। अब ये क्यों रहती है, तो मैंने आपको बताया था डीसी शंट जनित्र जो है वो नियत वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, और पृथक उत्तेजित जो डीसी जनित होते हैं वो भी नियत वोल्टेज ही उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उसमें भी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो बाह्य विभव स्रोत से धारा प्रवाह धारा प्राप्त करती है, उस कारण उसमें नियत मान का ही चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और नियत मान का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसको हम मतलब घट बढ़ नहीं सकता, वो ना तो घटता है ना बढ़ता है, नियत मान का रहता है।
तो उस कारण वो नियत मान के चुंबकीय फ्लक्स को ही काटता है, और उस कारण उसमें कुल वोल्टेज जो है, उत्पन्न होने वाला वोल्टेज, वो नियत ही प्राप्त होता है। उसमें भी नियत प्राप्त हो जाता है अर्थात स्थिर, और इसमें भी स्थिर प्राप्त हो रहा है। इसी कारण इसका जो अभिलक्षण वक्र है और उस पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र का जो अभिलक्षण वक्र होता है वो समान रहता है। अब बात करते हैं हम इसके उपयोग की। डीसी शंट जनित्र का जो उपयोग है वो बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप व लोड लिफ्टिंग। लोड लिफ्टिंग आदि कार्यों में हम डीसी शंट जनित्र का प्रयोग करते हैं। सबसे जो ज़्यादा उपयोग है वो बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। तो ये था डीसी शंट जनित्र। अब आता है हमारा डीसी जनित्र का तीसरा प्रकार, कंपाउंड डीसी जनित्र। तो कंपाउंड डीसी जनित्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। पहला जो होता है वो लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनित्र। लॉन्ग शंट डीसी जनित्र। और दूसरा है शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट डीसी जनित्र। अब इनको मैं अंतर करते हुए आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे भिन्न होते हैं और इनका परिपथ आरेख है वो कैसा कैसा होता है। तो लॉन्ग शंट डीसी जनित्र का जो परिपथ आरेख है वो इस प्रकार का होता है। इसमें आपको पता है कंपाउंड डीसी जनित्र में शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग की जाएगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग। तो इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, जिसमें टर्नों की संख्या अधिक रखी जाती है, वो तो शंट शंट डीसी जनित्र में हमने देख लिया है। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम रखी जाती है। तो कंपाउंड डीसी जनित्र के दो प्रकार होते हैं, जिसमें लॉन्ग शंट डीसी जनित्र जो होता है उसमें जो शंट वाइंडिंग होती है वो इस प्रकार जुड़ी होती है। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारा आर्मेचर है। ये हमारा लोड है। तो इसमें जो लॉन्ग शंट डीसी जनित्र है उसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, ये शंट फील्ड है, ये सीरीज फील्ड। ये शंट फील्ड है और ये सीरीज फील्ड। तो शंट फील्ड जो वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज, आर्मेचर और सीरीज दोनों के साथ समांतर क्रम में संयोजित होती है। दोनों के साथ समांतर क्रम में संयोजित होती है, तो वो लॉन्ग शंट डीसी जनित्र कहलाता है। जबकि शॉर्ट शंट में क्या होता है, इसमें जो ये फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा आर्मेचर है। इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो ओनली आर्मेचर के साथ जुड़ी होती है समांतर क्रम में। ये हमारा लोड। तो शॉर्ट शंट का जो परिपथ आरेख है वो इस प्रकार का होता है, और जबकि लॉन्ग शंट का जो परिपथ आरेख है वो इस प्रकार का होता है। अर्थात लॉन्ग शंट में तो जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो सीरीज और आर्मेचर दोनों के साथ समांतर क्रम में होती है, और शॉर्ट शंट में ओनली आर्मेचर के साथ ही समांतर क्रम में रहती है। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड। ये हमारा शंट फील्ड है और ये हमारा सीरीज फील्ड। अब बात करें इसकी विशेषता और इसकी विशेषता के बारे में। तो लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनित्र में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो लगभग नियत रहता है। टर्मिनल वोल्टेज लगभग नियत रहता है। लगभग
नियत रहता है। जबकि शॉर्ट शंट डीसी जनित्र में जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज लगभग इसमें तो नियत रहता था, और इसमें जो है ना लोड परिवर्तन के साथ टर्मिनल वोल्टेज में भी परिवर्तन होता है। लोड परिवर्तन पर VT अर्थात टर्मिनल वोल्टेज भी परिवर्तित होता है। और कैसा परिवर्तित होता है? अगर लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ेगा। अब देखते हैं हम डीसी जो जनित्र है, डीसी कंपाउंड जनित्र, उसके अन्य दो प्रकार, वो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। अन्य दो प्रकार देखते हैं हम डीसी कंपाउंड जनित्र के, जिसमें पहला है डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और दूसरा है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और दूसरा है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र को तो हम विभेदी मिश्रित डीसी जनित्र कहते हैं, और कम्युलेटिव कंपाउंड को संचय मिश्रित डीसी जनित्र कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के बारे में। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में जो है, इसमें कुल चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे का विरोध के कारण कम प्राप्त होता है, या अर्थात इसमें कुल चुंबकीय फ्लक्स है वो घटता है। अर्थात इसे मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। तो ये हमारा फील्ड पोल है। ये हमारा क्या है? फील्ड पोल। इस पर हम, क्योंकि ये कंपाउंड वाइंडिंग है तो सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग की जाएगी, इसमें दोनों फील्ड वाइंडिंग की जाएगी। तो ये हमारी सीरीज वाइंडिंग है, ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है। अब इसमें जो धारा का प्रवाह है सीरीज में तो ऐसे हो रहा है, जबकि हमारे जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो उसमें ऐसे हो रहा है। अर्थात इसमें जो सीरीज और शंट में, ये हमारी सीरीज है और ये हमारा शंट है। और सीरीज और शंट में जो धारा का प्रवाह है वो विपरीत है। अर्थात इसमें जो फ्लक्स बनेगा और इसमें जो फ्लक्स बनेगा एक दूसरे का विरोध करेगा। एक दूसरे का विरोध करने के कारण इसमें जो कुल चुंबकीय फ्लक्स आएगा वो इन दोनों का अंतर आएगा। तो जो इसलिए हम इसे डिफरेंशियल कंपाउंड जनित कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कुल चुंबकीय फ्लक्स है वो घटता है, क्योंकि इसमें जो धारा का प्रवाह तथा शंट फील्ड में जो धारा का प्रवाह है एक दूसरे के विपरीत है, और इस कारण ये चुंबकीय फ्लक्स का एक दूसरे का विरोध करेगा और इसमें कुल चुंबकीय फ्लक्स घटता है। तो इसमें कुल चुंबकीय फ्लक्स घटता है। अर्थात इसमें हमें जो 5 अर्थात 5T टोटल फ्लक्स जो प्राप्त होगा वो इन दोनों का अंतर प्राप्त होगा, 5SH माइनस 5SE। अब इस डिफरेंशियल कंपाउंड यूनिट का कुल चुंबकीय फ्लक्स है वो तो घटता है, इस कारण इसका उपयोग कहीं नहीं किया जाता, अधिकांश तो कहीं नहीं करते, क्योंकि इसका कौन चाहेगा? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो इसका जो उत्पन्न होने वाला वोल्टेज है वो भी घटेगा, तो हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे। तो इसलिए इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग वो एक ही जगह पे किया जाता है, वो है आर्क वेल्डिंग में। वो है आर्क वेल्डिंग में, क्योंकि इसमें क्योंकि एकदम से चुंबकीय फ्लक्स घटता है, क्योंकि इसमें जब एकदम से धारा प्रवाहित होगी तो इसमें से कुल चुंबकीय फ्लक्स घटता जाएगा, और जिसके कारण हमारे पास वोल्टेज भी वो अचानक घट जाएगा, और इसका जो प्रयोग है वो आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। अब आता है दूसरा प्रकार, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र।
कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र अर्थात संचयी मिश्रित डीसी जनित्र। संचयी मिश्रित डीसी जनित्र, अब इसको मैं आपको भी डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। तो यह हमारा फील्ड पोल है, ये हमारा फील्ड पोल है जिसमें एक सीरीज वाइंडिंग है और एक फील्ड वाइंडिंग है, अर्थात एक सीरीज है और एक शंट है। ये सीरीज है और ये शंट वाइंडिंग है। तो इसमें जो धारा का प्रवाह है वो इस प्रकार है, अर्थात इसमें जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो एक दूसरे के समान हो रहा है, मतलब इसमें भी समान तरीके से हो रहा है और इसमें भी समान तरीके से हो रहा है। तो इसमें जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है और इसमें जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो एक दूसरे का सहयोग करेगा, विरोध न करके एक दूसरे का सहयोग करेगा, इसलिए इसमें जो कुल चुंबकीय फ्लक्स है वो इन दोनों का योग आएगा। तो इसमें जो कुल चुंबकीय फ्लक्स है वो बढ़ता है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, कुल चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, अर्थात जो हमारे पास फाई टी प्राप्त होगा वो हमारे पास फाई एस ई प्लस फाई एस एच प्राप्त होगा। फाई एस ई प्लस फाई एस एच प्राप्त होगा। अब जो कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनित्र जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पहला ओवर कंपाउंड डीसी जनित्र, दूसरा फ्लैट कंपाउंड डीसी जनित्र, और तीसरा है अंडर कंपाउंड डीसी जनित्र। ये कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनित्र के प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ओवर कंपाउंड डीसी जनित्र के बारे में। अब आता है हमारा पहला ओवर कंपाउंड डीसी जनित्र। ओवर कंपाउंड डीसी जनित्र में जो होते हैं, जो वोल्टेज होता है वो नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज बढ़ता है, अर्थात VNL लेस देन VFL, अर्थात नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज बढ़ते हैं। तो ये हमारा ओवर कंपाउंड डीसी जनित्र है, अर्थात लोड बढ़ने पर इसमें टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ता है। लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग अधिक प्रभावी होती है। इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग अधिक प्रभावी होती है। अब बात करें इसका उपयोग की। उपयोग से पहले देखते हैं हम इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्यों अधिक प्रभावी होती है। क्योंकि आपको पता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग अर्थात डीसी सीरीज जनित्र में ही लोड बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ता है। डीसी सीरीज जनित्र में लोड बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ता है, इसलिए इसमें भी हम देख रहे हैं कि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ता है, अर्थात नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज बढ़ते हैं, इसलिए इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग को अधिक प्रभावी रखा जाता है। अब देखते हैं इसका उपयोग। तो इसका जो उपयोग है वो स्ट्रीट लाइट, रेलवे, लंबी दूरी की सप्लाई हेतु आदि के लिए किया जाता है। दूसरा प्रकार आता है हमारा लेवल कंपाउंड डीसी जनित्र। इसमें क्या होता है कि नो लोड से वोल्टेज फुल लोड तक समान रहते हैं, अर्थात VNL बराबर VFL। इसे ही हम फ्लैट कंपाउंड डीसी जनित्र कहते हैं, इसीलिए हमारे पास इसमें नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज समान अर्थात बराबर प्राप्त होते हैं। इसमें टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहते हैं। इसमें टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहता है। अब इसके उपयोग की बात करते हैं।
तो इसका जो उपयोग है वो लेथ मशीन व निकट लोड के लिए किया जाता है। निकट लोड के लिए किया जाता है। अब आता है हमारा तीसरा प्रकार, अंडर कंपाउंड डीसी जनित्र। इसमें क्या होता है कि नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज घटते हैं, अर्थात VNL ग्रेटर देन VFL, अर्थात नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज घटते हैं। इसमें टर्मिनल वोल्टेज घटता है। अब इसके उपयोग की बात करते हैं हम। इसका जो उपयोग है वह इलेक्ट्रोप्लेटिंग व लाइटिंग में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग व लाइटिंग में अंडर कंपाउंड डीसी जनित्र का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं पूरे डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, जिसमें इसमें अंडर, ओवर व लेवल कंपाउंड तीनों जनित्र का अभिलक्षण वक्र। तो इसका जो अभिलक्षण वक्र है वो इस प्रकार निकलेगा, और ये किस किस के मध्य बनेगा? एक तो टर्मिनल वोल्टेज और IL अर्थात लोड धारा के मध्य। तो लेवल कंपाउंड डीसी जनित्र का जो उसमें जो टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होते हैं वो नियत प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका ग्राफ इस प्रकार का रहेगा। ओवर कंपाउंड जनित्र में फुल लोड तक वोल्टेज अधिक प्राप्त होते हैं, तो इसमें अधिक इस प्रकार का रहेगा। और अंडर कंपाउंड में नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज घटते हैं, तो इस प्रकार इसका ग्राफ रहेगा। तो ये है हमारा फ्लैट कंपाउंड, ये हमारा ओवर कंपाउंड और ये हमारा अंडर कंपाउंड। तो ये है कम्युलेटिव डीसी जनित्र का अभिलक्षण वक्र। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो इससे आगे का देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।